स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके विद मी में। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक जो हमारा रह गया था। इस क्लास में आपका कंप्लीट बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा। इससे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेशनल पार्क कराऊंगी और पूरे ट्रिक्स के साथ मैं आपको समझा दूंगी कि कौन सा किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है उन सब के बारे में, उसके बाद जितने भी एक्ट हुए हैं उन सब के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं हमारी आज की क्लास। और हाँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय। अभिसमय का मतलब होता है कन्वेंशन, हम इसे कहते हैं इंग्लिश में UNCBD। CBD का मतलब क्या है? यहाँ पर CBD का जो मतलब है ये है आपका CBD, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में CBD बोल देते हैं। और पहले इसके आगे क्या लगता है? UN का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन। और यहाँ पर CBD है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता अभिसमय, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय या कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, अभी होती क्या है, मतलब किस लिए लाए जाते हैं कन्वेंशन होते क्या हैं? कन्वेंशन होते हैं जो किसी बड़े मुद्दे पर किसी देश, यानी कि ऐसा मान लीजिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा है और उस पर बहुत सारे देश इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने एक संधि की है। ठीक है, कि हम ये सारे काम इसमें करेंगे। तो ये सब क्या होता है? एक तरीके का कन्वेंशन होता है, जब बहुत सारे देश एक साथ इकट्ठे मिलकर किसी एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं। ठीक है, और उसे काम करने के लिए बाध्यकारी भी होते हैं। तो ये CBD जो है वो कहाँ पर हुआ? सबसे पहली बार रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और ये क्या है? इसी के तहत आपके अर्थ समिट हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ? 1992 में। लेकिन इसे लागू कब किया गया है? 1993 में इसे लागू किया गया। 29 दिसंबर 1993 को इसे लागू किया गया। CBD क्या है? रियो डी जेनेरियो में है। इसे अर्थ समिट हुआ था यहाँ पर, इसी के तहत अर्थ समिट हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है। अभी समय क्या होता है? ये इंटरनेशनल समझौता होता है जो क्या करता है? कन्वेंशन क्या होता है? एक तरीके का समझौता होता है जो मैंने अभी आपको बताया था, जिस पर बहुत सारे देश इकट्ठे मिलकर सहमति जताते हैं। लेकिन जो एक कन्वेंशन होते हैं ना, ये किसी स्थान पर किए जाते हैं और इन्हीं के तहत कुछ नियम लाए जाते हैं, कुछ पूरक संधियां लाई जाती हैं जो इनके टारगेट्स को कंप्लीट करने में सहायता करती हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? पूरक संधि, यानी कि हम इसे और भी क्या कह सकते हैं? ये एक तरीके के क्या होते हैं? प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक है, तो क्या है? ये प्रोटोकॉल है और क्या है? ये पूरक संधि है, जिसके तहत ये अपने काम करते हैं। जैसे आपके यहाँ पर अलग अलग संधि आपने देखी होंगी, जैसे आपने क्योटो प्रोटोकॉल देखा होगा, नगोया प्रोटोकॉल देखा होगा, कार्टेजिना प्रोटोकॉल देखा होगा। तो यहाँ पर बस मैंने इसके एग्जाम्पल लिखे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग क्या आपके यहाँ पर प्रोटोकॉल्स है। अब यहाँ पर विकास एवं पर्यावरण के महासम्मेलन। ठीक है, तो विकास और पर्यावरण यानी कि ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो इसके तहत आपके अलग अलग क्या हुए हैं? एनवायरनमेंट से रिलेटेड अलग अलग यहाँ पर महासम्मेलन हुए हैं। जैसे UNCD फर्स्ट है, UNCD सेकंड है, UNCD थर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप पढ़ रहे हैं संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित कराए गए हैं। इसका पूरा नाम है UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये सबसे पहली बार 1972 में हुआ था और ये कहाँ पर आयोजित कराया गया? स्वीडन के स्टॉकहोम में। कब UNCD फर्स्ट पूछता है तो आप क्या टिक करेंगे? 1972 टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये कहाँ पर हुआ? UNCED, ये कहाँ पर हुआ है? सबसे पहले वाला ये 1972 में हुआ है और कहाँ पर आयोजित कराया गया? स्टॉकहोम में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कहाँ पर आयोजित हुआ है ये? स्टॉकहोम, स्वीडन में। तो सबसे पहला UNCD कहाँ पर हुआ है? ये आपका स्टॉकहोम में हुआ है, स्वीडन में हुआ है। इसी के तहत यानी कि जब आपके ये UNCD लागू किया गया, इसके बाद इंडिया में बहुत सारे काम हुए। और भारत एक ऐसी कंट्री है जिसने जैव विविधता को लेकर बहुत ज़्यादा काम किए हैं, बहुत अच्छे से इसे लागू किया है। तो इंडिया में जो UNCD फर्स्ट जब लाया गया, यानी कि पूरे देश में लाया गया था, तो उसके तहत अलग अलग कंट्रीज़ क्या करेंगी? अपने यहाँ पर काम करेंगी, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड काम करेंगी। तो उसी के तहत इंडिया में वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 लाया गया। तो इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ एक्ट आया है, जो ये वाइल्ड लाइफ एक्ट है कब आया? 1972 में आया है। इसी के तहत आपके देश में यहाँ पर 1972 के बाद ही आपके देश में नेशनल पार्क बनने लगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनने लगी, जिसके बारे में हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंडिया में वाइल्ड लाइफ एक्ट कब आया? 1972 में आया है। और किसके थ्रू आया गया? UNCED फर्स्ट के तहत आया ये। ठीक है, तो हमने सबसे पहला काम क्या कर दिया? वाइल्ड लाइफ एक्ट ले आए। इसी के तहत हमने यहाँ पर क्या बनाई? नेशनल पार्क बनाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए। और मैंने आपको ये प्रोजेक्ट भी पढ़ाए थे, जैसे हमने प्रोजेक्ट टाइगर लेकर आए हैं, वन संरक्षण अधिनियम लेकर आए, वनों के संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन के लिए हमने काम किया 1980 में। इसी के तहत हमने यहाँ पर क्या बनाया? पर्यावरण मंत्रालय भी बनाया, CPCB जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसका गठन किया।
तो ये सब किसके बाद में हुए हैं, UNCED फर्स्ट के बाद में हुए हैं। तो ये याद रखना आपको, 1972 के बाद हमारे यहाँ पर ज़्यादा काम होने लगे। ठीक है, अब आपको ये मैं बता देती हूँ कि जितने भी कन्वेंशन हो रहे हैं ये हर 20-20 साल के बाद आयोजित किए गए। इन्होंने यहाँ पर मतलब जब ये कन्वेंशन हुए थे तो इन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम हर 20 साल के बाद मिलेंगे और क्या करेंगे, मतलब आपस में ये डिस्कस करेंगे कि हमने कितना काम किया है, आगे में कितने काम करने की ज़रूरत है, कौन सा प्रोटोकॉल कैसे लागू किया गया। तो ये सारी बातें ये यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 1972 में जब हम 20 साल जोड़ देंगे तो 1992 हर 20 साल के बाद आयोजित कराए जाएंगे। ठीक है, यहीं पर ये डिसाइड किया गया कि ये 20 साल के बाद मिलेंगे। जब ये 72 में स्वीडन स्टॉकहोम में आयोजित कराए गए थे तो उसी में ये क्या किया गया, ये निश्चित किया गया कि हर 20 साल के बाद में ये क्या करेंगे, एक कॉन्फ्रेंस आयोजित कराएंगे। ठीक है, तो ये 20 साल के बाद 1992 में दोबारा से सम्मेलन होता है और ये कहाँ पर होता है, रियो डी जेनेरियो में होता है। तो सबसे पहले वाला कहाँ पर हुआ था, 72 वाला स्वीडन स्टॉकहोम में हुआ था। ठीक है, स्वीडन में हुआ, बट सेकंड वाला कहाँ हुआ है, 1992 का सेकंड वाला ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। इसे हम UNCED सेकंड के नाम से जानते हैं। और यही क्या था, आपका अर्थ समिट था। CBD भी इसी के तहत लाया गया था, जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हुई। तो 1992 में ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन हुआ, जिसे हमने UNCED सेकंड का नाम दिया है। यही इस अर्थ सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दो बातें ध्यान में रखी गई हैं, एक तो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड था, दूसरा यहाँ पर एक फ्रेमवर्क बनाया गया था। ये फ्रेमवर्क किससे रिलेटेड था, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर था। ठीक है, इसी के तहत एजेंडा 21 पर भी क्या लगी थी, मोहर लग गई थी। यानी कि यहाँ पर ही किसकी बातें होने लगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। ठीक है, मैं आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कंप्लीट पढ़ा दूंगी, मैंने बहुत अच्छे से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया हुआ है। ठीक है, इसके तहत क्या 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 होता है ये सारा मैं आपको कराऊंगी। वाटर पॉल्यूशन मैं आपको इतने अच्छे से करा दूंगी कि आपको उसमें से कोई भी बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने अपने TGT के एग्जाम के टाइम पर सारे पॉल्यूशन बहुत अच्छे से किए थे, तो वही मैं आपको इसमें कराने वाली हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर एजेंडा 21 पर मोहर लगी है। इसके बाद जो तीसरा कन्वेंशन हुआ है एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पर, ये 20 साल के बाद में हुआ और ये कहाँ पर हुआ है, ये भी रियो डी जेनेरियो में हुआ। ये अब आप पूछेंगे कि ये तीसरा भी इन्होंने रियो डी जेनेरियो में क्यों किया है, तो इन्होंने रियो डी जेनेरियो में इसको करने के पीछे एक मकसद ये था, क्योंकि जब इन्होंने 1992 में ये कन्वेंशन किया तो इनका ये कन्वेंशन इतना सफल रहा, यहाँ पर बहुत सारे काम किए गए, बहुत सारे फ्रेमवर्क किए गए, बायोडाइवर्सिटी को लेकर काम हुए, अलग अलग देशों ने अलग अलग प्रोटोकॉल्स लागू किए, तो ये बहुत सफल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर रियो में किया सबसे पहले, तो ये सफल रहा, तो इन्होंने सोचा कि हम अब दोबारा से कहाँ पर मिलेंगे, रियो में ही मिलेंगे, और इसीलिए इसको कहाँ पर लाया गया, रियो में लाया गया। तो इसे हम कहते हैं रियो +20 के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे अब मान लीजिए एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन सा प्रोटोकॉल रियो +20 के नाम से जाना जाता है, कौन सा कन्वेंशन, ठीक है, प्रोटोकॉल नहीं कन्वेंशन, तो UNCED वाला थर्ड वाला जो है उसे किस नाम से जानते हैं, हम रियो +20 के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद है क्लाइमेट में कन्वेंशन। अब यहाँ पर जो क्लाइमेट है इसमें जो कन्वेंशन हुआ है इसमें 50 से ज़्यादा लोगों ने क्या किया, जो फ्रेमवर्क हुआ था कन्वेंशन पर उसमें 50 देशों ने साइन किए थे। और ये 50 देश कोई ऐसे छोटे मोटे देश नहीं थे, ये वो वाले देश इसमें शामिल थे जो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर रहे थे, उत्सर्जन कर रहे थे, जैसे USA है, चाइना है, जापान है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज इसमें शामिल थी। अब हम बात कर लेते हैं CBD है क्या। ठीक है, तो CBD क्या है, CBD एक टाइप की मतलब सभी टाइप की बायोडाइवर्सिटी को क्या करता है, कवर करता है ये। ठीक है, और ये क्या एक व्यापक समझौता है। व्यापक का मतलब होता है कि बहुत बड़ा समझौता है, इंटरनेशनल लेवल का समझौता है, इसमें बड़े बड़े देशों ने साइन किए हुए हैं और ये बाध्यकारी है, यानी कि हमें इसकी बात माननी ही माननी होगी। अगर हमने एक बार इस पर सिग्नेचर कर दिया है या हम इसके सदस्य बन गए हैं तो हमें हमारे देश में उसके लिए काम करना पड़ेगा। जैसे इसी के तहत क्या लाए गए, साइन करने के बाद इसकी बात क्या है, माननी बहुत जरूरी है। यहाँ पर क्या UNCBD, इसी के तहत बहुत अलग अलग कन्वेंशन लाए गए हैं, जैसे UNCBD है, UNFCCC है जो क्लाइमेट से रिलेटेड है, कन्वेंशन ऑफ डेजर्टिफिकेशन है, वियना कन्वेंशन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ये सभी किसके तहत लाए गए हैं, ये बाध्यकारी समझौते के तहत लाए गए हैं, CBD के तहत। ये क्या होते हैं, हम इसके लिए ये जितने भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं हम इसको करने के लिए क्या है, बाध्यकारी है, यानी कि हमें इनके ऊपर काम करना ही करना होगा। ठीक है, अगर हमने इस पर साइन किए हैं तो हम क्या है, इन सब चीज़ों को करने के बाध्यकारी हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अबाध्यकारी समझौते भी है कुछ, जैसे मिलेनियम गोल्स हैं, क्योंकि जो आपके सस्टेनेबल गोल्स थे इन्हें पहले किसके नाम से जाना जाता था, मिलेनियम गोल्स के नाम से जाना जाता था। ये आपके बाध्यकारी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा व्यापक नहीं है कि आप इस पर काम करें या ना करें, तो ये बाध्यकारी नहीं है। इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट आए,
ठीक है, मिलेनियम गोल्स का नेम चेंज करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर दिया गया था। इसके बाद सीबीडी के जो उद्देश्य हैं वो क्या क्या हैं? सीबीडी के उद्देश्य हैं एजेंडा 21 के गोल को वास्तविकता में परिवर्तित करना। इसके साथ साथ यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी, जो भी आपके देश में बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, जहाँ पर भी आपके बायोडाइवर्सिटी प्रचुर मात्रा में, उसका क्या करना, कंजर्वेशन करना, उसका संरक्षण देना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है? सीबीडी के नाम से ही पता लग रहा है, बायोडाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी बोल देते हैं इसको, जैव विविधता भी, और जैविक विविधता भी। इंटरनेशनल स्तर पर इसे हम जैविक विविधता के नाम से जानते हैं। ये जब कन्वेंशन होते हैं ना, तो वो जैव विविधता नहीं लिखते हैं, वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी लिखते हैं, यानी कि जैविक विविधता लिखते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण। ठीक है, अब यहाँ पर यूएन सीबीडी की फुल फॉर्म मैंने आपको पहले भी बता दी थी, यूएन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यही मैं आपको बता रही थी कि इसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कहते हैं और बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर हम इसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। यूएनएफसीसी लाया गया था, जो आपका यूएन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन से रिलेटेड था। अब हम बात कर लेते हैं जैव विविधता का सतत उपयोग क्या है, यानी कि इसके एम्स क्या है, ये क्यों लाया गया। अब यहाँ पर लाभ का उचित और न्याय संगत जो क्या करना था, साझाकरण करना था। यानी कि सीबीडी में क्या, इसको लाने का क्या उद्देश्य था कि जो भी लाभ है, यानी कि मान लीजिए कोई कंट्री है, ठीक है, कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री की रिसोर्सेज का यूज़ कर रही है। ये ऐसा हुआ भी था कि हमारे जो हल्दी है ना, हमारे इंडिया में हल्दी बहुत ज़्यादा पाई जाती है और हम इंडियन हल्दी का यूज़ भी बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हमें इसके औषधीय गुणों के बारे में पता है। लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर हल्दी का जो यूज़ है वो ना के बराबर होता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो रिसर्चर हैं, उन्होंने इस हल्दी पर क्या किया, रिसर्च किया। लेकिन इन्होंने जब रिसर्च किया ना, तो इंडिया के जो भी सोर्सेज हैं उनको लेकर रिसर्च किया था, बट इन्होंने यहाँ पर क्या किया, जो हमारे जो सोर्स यूज़ कर लिए और उसके बाद हमें क्रेडिट देना भूल गए। ठीक है, यानी कि शेयरिंग करना भूल गए, या उन्होंने कहा कि हमने यहाँ से नहीं लिया, या इस तरीके की बातें बनाई। तो इसके लिए क्या लाया गया, इसके लिए यहाँ पर ये बात कही गई कि जो भी देश किसी भी दूसरे देश का रॉ मटेरियल यूज़ करता है और उसका यूज़ रिसर्च में करता है, उसका बेनिफिट कमाता है, तो उसे उस देश को कुछ क्रेडिट देना होगा, कुछ शेयर देना होगा। तो यही क्या होता है, लाभ का उचित और न्याय संगत साझाकरण। तो यहाँ पर हल्दी लिखा है, कैल्यूमीन होता है, इसमें कैल्यूमीन था। जहाँ से रॉ मटेरियल मिला है, जिसने रिसर्च किया, उसमें दोनों का ही योगदान होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ एक जो रिसर्च कर रहा है वही इसका यूज़ करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसके तहत, यानी कि अगर किसी भी देश का जो मतलब न्याय संगत उचित बंटवारा हो सके, साझाकरण हो सके, जहाँ से रॉ मटेरियल लिया है उसका पता लग सके, तो उसके लिए हमारी भारत सरकार ने क्या की, एक पहल की थी, जिसका नाम था ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, इसका नाम क्या था, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। इसे हम TKDL के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर औषधियों की रिसर्च की गई। इसमें जो औषधियाँ होती हैं उनकी रिसर्च वगैरह का जो पूरा डेटा है वो यहाँ पर मिल जाता है। यानी कि आपको अगर रिसर्च करनी है तो यहाँ से आपको डेटा मिल जाएगा, या किसने रिसर्च की है तो इससे आपको उसके बारे में पता लग जाएगा। तो ये इसी के तहत हमने क्या की थी, एक पहल की थी, जिसे हमने TKDL के नाम से भी जाना है। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ CBD के फॉर्मेशन के बारे में। जो CBD है, इसे ये जो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन, इसी के तहत क्या हुआ, ये UNEP ने बनाया था। ठीक है, एक प्रोग्राम लेकर आए, इसी के तहत यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, CBD के तहत क्या लेकर आए, एक प्रोग्राम लाए हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, UNEP का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है आपका, ये UN की एजेंसी है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। तो एनवायरनमेंट वाले का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, नैरोबी केन्या में है। और ये कब से काम कर रहा है, 88 से काम कर रहा है। ठीक है, ये कब से काम कर रहा है, 88 से। और इसका नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो आपके यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है वो कब लाया गया, 88 में लाया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, UNEP का नैरोबी केन्या में है, UN की एजेंसी है। 1991 में इंटरनेशनल गवर्नमेंट कमेटी बनी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर 1991 में क्या बनी है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट कमेटी बनी है। रियो में क्या हुआ है, सम्मेलन हुआ, यहाँ पर सबने साइन किए 5 जून 1992 को। तो इसे हम रियो सम्मेलन के नाम से जानते हैं। तो रियो 20 वाला कौन सा था, मैंने आपको बताया था, रियो 20 UNCED 3 के नाम से भी हम इसे जानते हैं, और इसे हम रियो +20 के नाम से भी जानते हैं। ये कब हुआ आपका, 2012 में हुआ है। और ये वाला कब हुआ आपका, 1992 में हुआ। इसमें सभी ने साइन किए। 1993 तक 168 देशों ने इस पर क्या कर दिए थे, 168 कंट्रीज ने इस पर साइन कर दिए थे। 29 दिसंबर 1993 को ये लागू हो गया। और अब इसके सदस्य देश कौन से हैं, यहाँ पर 195, तो इसमें कंट्रीज आती हैं। तो आपसे कंट्रीज पूछेगा तो आप क्या टिक करेंगे, 195 कंट्री टिक करेंगे। साथ साथ इसमें क्या है, एक यूरोपियन संघ है। तो आपको कंट्रीज पूछी जाती है तो 195 आएंगी।
और इसके साथ साथ एक क्या है आपका यूरोपीय संघ है। भारत इसका सदस्य कब बना है? 18 फरवरी 1994 को भारत इसका सदस्य बन गया कंप्लीट तरीके से, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसी के तहत क्या की जाती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जाती हैं। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हर प्रोटोकॉल के लिए अलग अलग होती है, जैसे आपके बायोडाइवर्सिटी के लिए अलग होंगी, क्लाइमेट के लिए अलग होंगी, ठीक है। ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है यहाँ पर कौन जाते हैं, आपके पर्यावरण मंत्री जाते हैं। बट कभी कभी जो ये बड़े स्तर का होता है तो आपके देश के प्राइम मिनिस्टर भी इसमें जा सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। तो COP को हम किस नाम से जानते हैं? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से जानते हैं। जो यहाँ पर ये पार्टी है, ये जो बायोडाइवर्सिटी वाला है, यहाँ पर ये 2 वर्षों में एक बार मिलते हैं, ठीक है। तो 2 ईयर्स में एक बार मिलेंगे, कहाँ पर? बायोडाइवर्सिटी वाले में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है इसके तहत 4 साल में एक बार मिलते हैं, ठीक है। तो ये सभी प्रोटोकॉल के टाइम पीरियड लिखे गए हैं कि ये कितने कितने साल के बाद में आपस में मिलते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 4 साल में मिलते हैं। क्लाइमेट चेंज होता है तो 1 साल पर मिलते हैं। COP सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग होता है, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या है? सबसे बड़ा डिसीजन मेकर है। CBD का हेडक्वार्टर कहाँ पर? आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में ही है। तो आपको ये याद रखना है, ये सभी जो कन्वेंशन है ये मीटिंग्स के लिए किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, अलग अलग तरीके की इनकी बातें होती हैं, डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये सभी किस में होते हैं? ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में होते हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। CBD के लिए जो पार्टीज होंगी 2 साल में एक बार होगी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? 2 वर्षों पर एक बार होगी, सॉरी, ठीक है। हाँ, 2 वर्षों पर क्या होती है? एक बार। 2 साल में सिर्फ एक बार मिलते हैं ये। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 4 साल में एक बार मिलेंगे। क्लाइमेट चेंज में 1 साल पर मिलते हैं। और COP क्या होती है? बहुत बड़ी डिसीजन मेकिंग होती है ये, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है CBD का। इसके लिए मीटिंग्स के लिए होता है, डिसीजन के लिए होता है। अब CBD के प्रोटोकॉल्स क्या क्या है, यानी किसके तहत कौन सी उपसंधियां लाई गई हैं? तो इसके तहत आपके कुछ उपसंधियां हैं, मतलब ये एग्जीक्यूट, इनकी हेल्प करने के लिए एग्जीक्यूट की जाती है, इनके काम को आसान करने के लिए। तो इसके तहत कार्टेसिना प्रोटोकॉल लाया गया, नगोया प्रोटोकॉल लाया गया। एक्शन प्लान लाया गया किस पर? CBD पर। यानी कि एक्शन प्लान का मतलब ये होता है कि आपकी कंट्री ने उस पर कितने एक्शन लिए हैं, कितना काम किया है, ठीक है। तो आपकी कंट्री को उसके ऊपर काम करना पड़ता है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कार्टेसिना प्रोटोकॉल। ये वैसे तो मैंने आपको पढ़ा दिया था कार्टेसिना प्रोटोकॉल, बट यहाँ पर डिटेल से मैं आपको बता देती हूँ कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्टेसिना प्रोटोकॉल जो है ये कंजर्वेशन के लिए लाया गया। अब ये किसका कंजर्वेशन करना था? परिवर्तित जीवों से उत्पन्न जोखिम से बचाव। यानी कि परिवर्तित जीव कौन से होते हैं? जिस तरीके से आपने पढ़ा होगा कि जीन्स से हम क्या बना लेते हैं, किसी की जीन का यूज करके हम उससे कोई परिवर्तित जीव बना लेते हैं, ठीक है। और उससे ना दूसरे जीवों को क्या ना हो, नुकसान नहीं होना चाहिए। यानी कि जीन से उत्पन्न जीवों से दूसरे जीवों को बचाना, इनसे निवासी प्रजाति को नुकसान से बचाना। आप मतलब आपने BT कॉटन के बारे में सुना होगा, ये हम बायोडाइवर्सिटी में ही पढ़ते हैं। एक BT कॉटन होता है जो हमने बनाया था, मतलब जो जीन से बना हुआ है, हमने नहीं बनाया, ये जीन से बना हुआ है BT कॉटन, यानी कि इंडिया ने नहीं बनाया। बट ये जो जीन से बना है ना BT कॉटन, ये लाया गया। अब आपके देश में ना सबसे ज़्यादा BT कॉटन ही पाया जाता है, 90% क्या है? BT कॉटन है, ठीक है। और ये जो BT कॉटन है ना, ये इसने क्या किया, जब ये आपके देश में आया तो अब ये एट प्रेजेंट 90% है। इसने आपकी जो देसी फसल थी, देसी कॉटन थी, उसको धीरे धीरे खत्म कर दिया और अपनी जगह बना ली है। तो इसका मतलब यही है कि जो आपके देश में दूसरी जो जीन से कन्वर्टेड जो भी मटेरियल आया है वो इतना ज़्यादा ना स्प्रेड हो जाए कि आपकी जो एंडेमिक प्रजातियां हैं वो ही खत्म हो जाए। तो इसका यही उद्देश्य है कि क्या करेंगे, कंजर्वेशन करेंगे, ठीक है। जो भी परिवर्तित जीन्स हैं उनसे दूसरे जीवों को क्या करना, कंजर्व करना, ताकि वहाँ की जो स्थानीय प्रजातियां हैं उनको नुकसान ना हो, उनको बचाया जा सके। तो इसीलिए क्या है, आपका कार्टेसिना प्रोटोकॉल आया था। अब बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजिक प्लान, यानी कि संरक्षण सतत उपयोग करना। इसके बाद है नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल कहाँ पर हुआ था? जापान में हुआ था, ठीक है। इसका मतलब क्या था? संसाधनों तक पहुँचना, ठीक है। यानी कि जो भी संसाधन है उन तक पहुँच हो सके। तो इसके तहत 3 चीज़ें लाई गई हैं। ABS, हम इसमें क्या पढ़ते हैं? ABS, जो कि आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ABS, A का मतलब क्या होता है? एक्सेस होना। B का मतलब क्या है? बेनिफिट होना। S का मतलब होता है शेयर करना। तो एक्सेस का मतलब है संसाधनों को, यानी कि संसाधनों की पहुंच हो, इतनी सुविधा हो कि आप तक जो संसाधन है वो क्या हो सके, आसानी से पहुंच सके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सके, संसाधन इजीली पहुंच सके। इसके बाद बेनिफिट हो सके, आप जिसका यूज़ कर रहे हैं आपको उससे लाभ हो सके, फिर आप उसको जो भी आपको लाभ हो रहा है उसको शेयर कर सके। तो इसी का नाम है लाभों का उचित न्याय संगत बंटवारा। तो नागोया प्रोटोकॉल में क्या लाया गया है, आपके ABS लाया गया है, ठीक है, ABS। तो यही बातें मैंने आपको पहले वाली क्लास में भी बताई थी, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया था
था कि वो जो मैंने आपको ट्राइबल एरिया का एग्जांपल दिया था कि जहां से आप सोर्सेज ले रहे हैं आपको उसका कुछ शेयर देना होगा। तो यही बातें किसमें आपके नगोया प्रोटोकॉल में है, इसे हम ABS के नाम से जानते हैं। नागोया प्रोटोकॉल कब हुआ है? 2010 में हुआ है। इसी में क्या लेकर आए हम? ABS लेकर आए, एक्सेस, बेनिफिट एंड शेयर। कार्टेजिना प्रोटोकॉल 2000 में हुआ है। लागू कब हुआ? ये 2003 से 4 के आसपास लागू हुआ है, लेकिन हम इसे 2003 में पढ़ते हैं कि 2003 में से लागू कर दिया गया। तो कार्टेजिना 2000 और लागू कब हुआ है? 2003 में। ठीक है, नागोया प्रोटोकॉल 2010 में हुआ, जापान में हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कहाँ पर हुआ? जापान में। इसके तहत एक और भी प्रोटोकॉल होगा, नगोया कोलालमपुर का प्रोटोकॉल। वो आपको पढ़ना जरूरी नहीं है क्योंकि इतना डिटेल में आपको पढ़ना इसके लिए जरूरी नहीं है, बस आपको इनका पता होना चाहिए। वो हम UPSC वगैरह में पढ़ते हैं उन सब के बारे में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है NBSAP। NBSAP क्या होता है? नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजिक प्लान। ये क्या है? इसका नाम क्या है? NBSAP। यानी कि इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई गई, क्या एक्शन बनाए गए हैं, क्या इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, क्या रिपोर्ट है, ये सब किस में आता है? NBSAP में। यानी कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजिक प्लान कैसे बनाया गया, कैसे इसको इवेलुएट करेंगे। ये कब बना है? 2008 में बना है। ठीक है, तो यहाँ पर देश क्या करेंगे? प्लान बनाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको रिपोर्ट भी बनाएंगे इसकी। इसके बाद है नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल जो है यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी के 10वें कन्वेंशन में नगोया प्रोटोकॉल लाया गया था। ठीक है, तो ये नगोया कब आया है? 2010 में आया है और 10वें कन्वेंशन में लाया गया। ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल बायोडाइवर्सिटी का जब 10th कन्वेंशन था तब इसे लाया गया था। इंटरनेशनल कन्वेंशन कौन से हैं यहाँ पर? सॉरी, ये क्या है? एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है। जो नगोया प्रोटोकॉल है वो क्या आपका? इंटरनेशनल कन्वेंशन है। इसमें सभी देश के बीच में क्या लाया जाएगा? सेम लॉ। यानी कि जितने भी देश हैं वो क्या करेंगे? सभी सेम लॉ को मानेंगे। ठीक है, जो डील करेगा एक्सेस के साथ, शेयर के साथ। क्योंकि मान लीजिए अगर ये सेम नहीं होता है तो मान लीजिए कोई भी कंट्री किसी भी रिसोर्स का यूज़ कर लेती है और वहाँ तक उसकी पहुँच है, बट वो उसका शेयर, मान लीजिए कोई भी कंपनी है वो किसी भी रिसोर्स का यूज़ करती है बट उसको शेयर नहीं करती, तो ये तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? इनके बीच में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। इसीलिए कन्वेंशन लाया गया था ताकि सभी के बीच में क्या लाई जा सके? डाइवर्सिटी को लेकर सेम लॉ लाया जा सके, सेम कानून लाया जा सके। बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ जो परंपरागत ज्ञान है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, उनको भी ऐड किया गया। यानी कि जैसे आपके यहाँ पर मैंने आपको बताया था वो TKDL वाला। ठीक है, वो सभी क्या करता है? परंपरागत ज्ञान को इसमें इकट्ठा करके रखता है। जैसे कौन सी औषधि कैसे बनती है, वो सारी बातें किसमें आती है? परंपरागत ज्ञान में आती हैं। अब ऐसे जीवाणु, रोग पैदा करने वाले जीवाणु जिनका यूज़ मेडिसिन में किया जाता है, उनकी भी रॉयल्टी देनी होगी। यानी कि इसका मतलब, इसका कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा जीवाणु जिसका यूज़ आप किसके लिए कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई जीवाणु है जिसका यूज़ आप वैक्सीनेशन बनाने में कर रहे हैं। ठीक है, और जहाँ से उसका यूज़ कर रहे हैं, जहाँ से आप उस जीवाणु को ले रहे हैं, तो और उसका यूज़ किसमें क्या? वैक्सीनेशन में क्या? उससे आपने क्या बनाई? मेडिसिन बना ली। लेकिन आपको उसकी भी क्या देनी पड़ेगी? रॉयल्टी देनी पड़ेगी। जहाँ से आपने इसे लिया है उसका भी क्या देना पड़ेगा? शेयर देना पड़ेगा, उसका भी बेनिफिट देना पड़ेगा। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, ये मैंने आपको बता ही दिया, ABS 1992। अब पेटेंट क्या होता है? यहाँ पर ये आपके वैसे भी काम का नहीं है, बट ये वो होता है कि जैसे आविष्कारक चीज़ें हैं जो हमारी जरूरतों को पूरा करती हैं, उनके लिए हमें क्या मिलता है? पेटेंट मिलता है। एक तरीके का एकाधिकार मिलता है। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिला था? एकाधिकार मिल गया था उस काम को करने का। तो ये एक तरीके का पेटेंट होता है। यानी कि कोई आविष्कारक चीज़ है जिसका यूज़ आप समाज की भलाई के लिए कर रहे हैं, वो क्या होता है? पेटेंट होता है। और उससे कुछ नया बना रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है? पेटेंट होगा। ठीक है, बट ये लिमिटेड समय के लिए दिया जाता है। ये नहीं है कि एक इंसान को मिल जाएगा। तो पेटेंट क्या होगा? लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है पेटेंट। ठीक है, तो ये पेटेंट मैंने आपको बताया क्या होता है। 2010 का CBD का पूरक समझौता नगोया के क्या क्या प्रावधान थे, तो आपको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं एक बार ऐसे ही रीडिंग कर देती हूँ ताकि आपके माइंड में रह जाए ये चीज़ें। ठीक है, तो यानी कि उचित और समान लाभ वितरण करना, ये मैंने आपको शेयरिंग और एक्सेस वाला पॉइंट बता ही दिया है। इसके बाद प्रोटोकॉल खाद्य और कृषि के लिए वनस्पति आनुवांशिक संसाधनों पर इंटरनेशनल ट्रीटी है ये। इसके साथ साथ रोग जनकों का उपयोग है, यानी कि जैसे वैक्सीनेशन बना रहे हैं, दवा बना रहे हैं, तो उसका भुगतान करना होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है मूल उत्पाद और उस उत्पाद से बने प्रोडक्ट का भी शेयर करना होगा। मान लीजिए आपने नीम से कुछ बनाया, कोई प्रोडक्ट बना लिया नीम से। ठीक है, अब उस प्रोडक्ट से भी आप कोई दूसरा प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर भी क्या देनी पड़ेगी? शेयरिंग देनी पड़ेगी, या पेटेंट देना पड़ेगा। सॉरी, पेटेंट तो नहीं कहेंगे, शेयरिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, या पेनल्टी, रॉयल्टी देनी पड़ेगी। पेनल्टी तो अलग हो जाती है, तो आपको क्या देनी होगी? इसके ऊपर रॉयल्टी या शेयर देना होगा। तो प्रोडक्ट के ऊपर, जो प्रोडक्ट बना है उसके ऊपर भी क्या होगी? आपके यहाँ पर शेयरिंग होगी। तो मूल उत्पाद और उस उत्पाद से बना जो दूसरा उत्पाद है उसके ऊपर भी आपको शेयर करना पड़ेगा। तो ये बातें किस में कही गई? नगोया में।
2010 में नागोया 12 अक्टूबर 2014 से लागू हुआ। ये आया कब है? 2010 में आया है। इंडिया ने इस पर कब सिग्नेचर किए? 2011 में किए हैं। तो अगर आपसे नागोया प्रोटोकॉल पूछता है तो आप 2010 टिक करेंगे। अगर आपसे पूछता है इंडिया ने साइन कब किए हैं तो 2011 में किए हैं। इसकी पुष्टि कब हो गई थी? 2012 में। और इसे इम्प्लीमेंट कब किया गया है? 2014 में इसे इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसमें टोटल कंट्री कितनी है? 136 कंट्री है। साथ साथ क्या है? एक यूरोपियन संघ आता है इसमें, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आपके जो नागोया है, नागोया में कितने सदस्य हैं? ये 136 प्लस एक यूरोपियन कंट्री है। सीबीडी के जो सदस्य हैं वो ज़्यादा हैं किससे? नागोया प्रोटोकॉल से ज़्यादा है, ठीक है। ये मैंने सीबीडी के आपको 195 प्लस 1 बताए थे ना, और यहाँ पर नागोया के कितने? 136 प्लस 1 है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो इनके सदस्यों को आपको याद रख लेना है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? यानी कि जैव विविधता संसाधनों का उपयोग हो सके, अच्छा उपयोग हो सके, लाभकारी उत्पाद प्रोडक्ट बनाए जा सके, बायोप्रेसी पर नियंत्रण किया जा सके। बायोप्रेसी क्या होती है? अवैध रूप से जो संसाधनों का यूज कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से संसाधनों की चोरी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो उन पर रोक लगाई जा सके। स्थानीय समुदायों को क्या मिल सके? संरक्षण मिल सके, यानी कि जो वहां के लोग हैं उन्हें क्या मिले? इसका संरक्षण मिले। इसके बाद जो कंपनी है उसको भी प्रॉफिट मिले, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो काम कैसे करेंगे? कमर्शियल बेनिफिट मिलना चाहिए। इसके बाद आपके आईची टारगेट्स हैं, ये आपके बस थोड़े से ही रह गए हैं, इसके बाद आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट 2011 से 2020 तक की प्लानिंग के लिए लाए गए थे। अब ये जो नागोया है ये क्या है? एक तरीके का ये आईची टारगेट जो नागोया है, आईची का क्या है? एक मतलब सिटी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो आईची टारगेट इसीलिए कहा गया है, जो आईची है वो जापान का क्या है? स्टेट है, ठीक है। जापान का क्या है? ये स्टेट है। और जो नागोया है, नागोया आईची की सिटी है, तो इसीलिए इसका नाम आईची टारगेट रखा गया, क्योंकि आईची में सेट किए गई थी। 2010 में नागोया में कहा गया था कि बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करना है, उतना नहीं हो पाया तो आईची टारगेट रखे गए 10 साल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको बातें याद रखनी है। आपको पूरे टारगेट्स याद करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ स्ट्रेटेजीज जो बनाई गई थी उनको याद रख लेना। जो यहाँ पर मैंने स्ट्रेटेजीज लिखी हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसकी 5 स्ट्रेटेजीज थी, जिसमें अंतर्निहित कारणों का पता लगाना और उनका कारण पता लगाना, ठीक है। मतलब यानी कि उनका जो कारण है, ये अंतर्निहित कारणों का क्या करना? पता लगाना था। प्रत्यक्ष दबाव को कम करना था। इकोसिस्टम, जो वहाँ की प्रजातियाँ हैं, जो वहाँ की आनुवंशिकता है, उसकी रक्षा करना, ठीक है। जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्रों को मतलब सेवाओं को, लाभ को बढ़ाना, प्लानिंग बनाना, मैनेजमेंट करना। और इन लक्ष्यों को 2020 तक पूरा नहीं किया जा सका, इसलिए इसमें क्या कर दिया गया? संशोधन कर दिया गया, और संशोधन के साथ में इसकी सीमा तय कर दी गई है। तो ये है आपके आईची टारगेट। आईची टारगेट के साथ साथ इनकी 5 स्ट्रेटेजीज हैं जो आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा मैंने आपको आज की क्लास में पढ़ा दिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूरा का पूरा नेशनल पार्क के बारे में बताऊंगी। जितने भी आपके नेशनल पार्क हैं सारे के सारे किसके लिए इंपॉर्टेंट है, किसके लिए फेमस है, कहाँ पर है, ठीक है, कौन सी स्टेट में है, और स्टेट वाइज हम उसे पढ़ लेंगे। जैसे राजस्थान के नेशनल पार्क, हरियाणा के तो आपको पता ही है, ठीक है, बट पढ़ा दूंगी। गुजरात के हैं, जैसे असम में कौन से हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हमारी नेशनल पार्क से रिलेटेड रहेगी। उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे पॉल्यूशंस के बारे में। तो आपके मोस्ट ऑफ जो ईवीएस है ना, पॉल्यूशन वाला टॉपिक और कर लेंगे तो ईवीएस का बहुत बड़ा पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर सकते हैं। इसका PDF लेने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।